I hope you are preparing for the competitive exams like NEET and JEE. And today we will start a new unit that is known as the redox reaction. That's the very important unit. और इस यूनिट का जो एस्पेक्ट है वो हमारे पास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो यदि हम पढ़ते हैं और रेडॉक्स को उससे कनेक्ट करते हैं तो हमारे एस्पेक्ट्स क्लियर होते हैं। सेकंड, क्योंकि हम सम बेसिक में इक्विवेलेंट वेट स्टडी करते हैं तो रेडॉक्स से वो कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। और आप +2 क्लास में जाते हैं तो हम एक चैप्टर स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यदि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा समझना है तो रेडॉक्स रिएक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि आपकी +1 के भी कंसेप्ट को क्लियर करेगी और 12th को भी। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसके बाद यदि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन उसका बेस है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमारे पास यूनिट है रेडॉक्स रिएक्शन। तो वेरी सिंपल यूनिट है और इस यूनिट के एस्पेक्ट्स को यदि हम समझें तो मतलब क्या है, दैट द टू वर्ड्स, वन इज नोन एज द RED एंड सेकंड इज नोन एज द ऑक्स। यदि हम इस वर्ड्स का मीनिंग समझें, RED एंड सेकंड वर्ड इज नोन एज द ऑक्स। RED word is derived from the word that is known as the reduction, and OX derived from the oxidation. In 10th class, we also study regarding the reduction and oxidation. Now, what is the meaning of the oxidation? Oxidation means loss of electron. It means zinc lost 2 electrons, zinc 2 positive. Then this reaction is known as the oxidation reaction. And we are taking the example of reduction. Copper 2 positive gain 2 electrons and converted into copper. That is known as the reduction. It means if an element lost the electron, the oxidation reaction occurs. If elements or ion gain the electron, then it is known as the reduction reactions. If both the reactions are take place in same elements, like that we are taking the example of zinc, or plus copper 2 positive. We are taking such type of example. Then zinc lost 2 electrons and copper 2 positive converted into copper. Then this is the example of oxidation, and this is example of reduction. And now what is the overall name of this reaction? इस reactions का पूरा नाम क्या होगा? तो अगर हम इन दोनों वर्ड को जोड़ दें तो इस तरह की रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइफ के अंदर बहुत सारे रस्टिंग को अगर हम समझें तो रेडॉक्स का एग्जाम्पल है। यदि हम डेली लाइफ में अपना फूड इस्तेमाल करते हैं, उसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो भी रेडॉक्स रिएक्शंस का एग्जांपल है। हमारी बहुत सारी डेली लाइफ की कनेक्टेड रिएक्शंस हैं जो कि रेडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर बेस है। तो चलिए आगे हम रेडॉक्स रिएक्शंस के बेस कंसेप्ट के ऊपर आते हैं कि इसके बारे में अलग अलग एस्पेक्ट्स हमारे पास क्या रहे हैं। एक हम जस्ट एक एग्जांपल देख रहे हैं, और ये एक चेयर है और बाहर रखी हुई, यहाँ लग रहा है हमें कि बारिश हो रखी है। तो यदि हम इस शेयर को ध्यान से देखें तो इससे क्या पता लगता है, थोड़े समय के बाद आफ्टर सम टाइम्स रस्टिंग इसके ऊपर हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है। तो ये जो रस्टिंग होती है इसके ऊपर, ये भी एक हमारे पास किसका एग्जाम्पल है? रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमने लिया है। चलिए हम और एग्जाम्पल लेते हैं कि जो इसी तरह से हमारी लाइफ से कनेक्टेड हो। कंबस्टन ऑफ कोल की बात करें, यदि हम कंबस्टन ऑफ कोल की बात करते हैं तो वहां भी कार्बन react with oxygen and to form the CO2, carbon dioxide, and this is also example of the redox reactions। ये भी हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल यदि हम लें तो वो हमारे पास फ्यूल का कंबस्टन हो सकता है। तो चलिए रेडॉक्स रिएक्शन को आगे हम ब्रीफ करते हैं और इसके डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शंस? द केमिकल रिएक्शंस विच प्रोसीड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सब्सटेंस। यदि दो सब्सटेंस के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करें देन इट इज नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शंस। वी नो redox means reduction and reduction means gain of electron. We are taking the example of copper 2 positive ions. These are gaining 2 electrons and converted into the copper. And second one is the oxidation. Oxidation means होता है loss of electron. We are taking the zinc and zinc dissociate into 2 electrons. So these are the general examples. These are the definitions of redox reactions. Now, यदि हम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करें ना, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंसेप्ट?
Now there are the two concepts of oxidation. One is known as the classical concept, and second concept is known as the electronic concept. There are the two concepts. One concept is known as the classical concept, and second concept is known as the electronic concept. This concept derived before the discovery of the electrons. Electrons की discovery से पहले जो concept हमारे पास आया, that is the classical concept. And after the discovery of the electron, we are getting the concept that is known as the electronic concept. Okay. Now what is the classical concept? Means classical means general जो law थे उसके according जो concept develop हुआ, that is known as the classical concept. Now classical concept says that what is oxidation? Number one, addition of oxygen in any type of reactions. Like that we are taking the magnesium, half oxygen combined, then it is formed the magnesium oxide. If oxygen add हो जाए, add means no side product, कोई side product इसके अंदर नहीं आए, that reaction is known as the oxidation reaction. Removal of hydrogen, now we are taking the H2S, react with the chlorine and 2HCl plus S. In this compound, we are seeing that sulfur is removed after reaction with chlorine. Chlorine से reaction होने के बाद sulfur will remove. That removal of hydrogen. And second, sulfur is removed as well as hydrogen also removed. ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ और इसके साथ कंबाइन होके ये हो गया. तो देखा जाए तो इसके अंदर हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया. कंपाउंड हमारे पास ये था, हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हुआ. सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. नाउ थर्ड कंसेप्ट क्या था क्लासिकल. थर्ड कहता है यदि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को ऐड कर दें. नाउ व्हाट आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, टेंडेंसी ऑफ एटम टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी ऑफ एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रखता है, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है. तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है. इन केस ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हेलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट्स. 17 means fluorine, chlorine, bromine, iodine. These elements are most electronegative elements. Now after that group 16 elements, oxygen, sulfur, selenium, tellurium or polonium. These are also known as the electronegative elements. And now group 15 elements, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. These are also the electronegative elements. Why? फ्लोरीन आसानी से, क्योंकि हम देखें 9 है तो 281, ओके सॉरी 281. तो दीज आर द टेंडेंसी 27, नॉट 281, 27. इट हैव द टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन. 23 से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. सो वी आर गेटिंग द F नेगेटिव. इन केस ऑफ द क्लोरीन 17, 287. It also have the tendency to gain 1 electron, that is known as the Cl negative. तो ये एलिमेंट्स फास्ट एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं कंप्लीट करने के लिए. लाइक वी आर टेकिंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मींस 8 2 6. इट आल्सो हैव द टेंडेंसी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन, सो ऑक्सीजन गेट द 2 नेगेटिव. So these are the electronegative elements. Okay. Now which is more electronegative? तो अगर हम periodic table, if you are moving the periodic table in that direction, then electronegativity increase. Fluorine is more electronegative as compared to oxygen, as compared to nitrogen. तो electronegativity इस तरफ क्या होती है, increase होती है. तो along the period electronegativity क्या होगी, increase होगी. और ऐसे चलते हैं डाउन द ग्रुप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो ऐसे हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स का ये एस्पेक्ट होता है. यूनिट नंबर 3 के अंदर इस कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में. जहाँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आती हैं वहां इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे. तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. Chlorine is electronegative elements. Now when we add in ferric chloride, then it will ferrous chloride, not ferric chloride. अब मैंने यहाँ शब्द बोला ferric chloride, FeCl2. और यही अगर हमारे पास हो FeCl3, if then iron have +2 oxidation state and this have the +3 oxidation state, then it is known as the ferrous. फर्स्ट शब्द लगता है. एंड +3 केस में हमारे पास क्या लगता है, फेरिक क्लोराइड. ओके. नाउ दिस इज द फेरस क्लोराइड. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
और यहाँ हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, FeCl3। नो साइड प्रोडक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऐड हो गया। Removal of electropositive elements. Now, what is electropositive elements? These are those elements which easily lose electrons and gain positive charge, attain positive charge. ओके, अगर हम बात करें सोडियम की, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये हम बात करें, इस ग्रुप की बात करें, एल्कली मेटल कैसे, इस ग्रुप की बात करें, दीज आर द एलिमेंट, दीज आर नॉट द एल्कली अर्थ मेटल्स, दी इजिली लॉस द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के, ये इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं एंड अटेन द पॉजिटिव चार्ज, सो दीज आर नोन एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इसमें से कोई भी एलिमेंट्स हमारे पास होगा, तो यहाँ देखो सोडियम आयोडाइड के अंदर, सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हेन वी आर एडिंग H2O2, दैट इज नोन एज द हाइड्रोजन peroxide, क्या होता है ये, हाइड्रोजन peroxide। देन सोडियम इज रिमूव, सोडियम यहाँ से रिमूव होगा एंड कंबाइन इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन इज लिबरेटेड। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होना चाहिए, ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए, हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स। तो नाउ वी आर द समरी। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा एडिशन। नाउ विच एलिमेंट्स आर एडेड एंड विच आर रिमूव? ऑक्सीजन हमारे पास हमेशा ऐड होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी हमारे पास ऐड होते हैं। और रिमूवल स्टेट में क्या आता है हमारे पास? रिमूवल स्टेट में आता है हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है वो भी क्या होने चाहिए, रिमूव होने चाहिए। देन इट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। दिस इज द क्लासिकल कंसेप्ट। नाउ second concept is electronic concept, that is the very important, and that is also known as the modern concept. This is the second concept, that is known as the modern concept and as well as known as the electronic concept. This concept is derived after the discovery of electrons. After the discovery of electrons, electrons की discovery के बाद जो concept develop हुआ, that is known as the modern concept and electronic concept. Like loss of electron, in case of the oxidation, always loss of electron, and this is known as the de-electronation process. Let's we take the example of magnesium, and we know that magnesium have 12 atomic number in electronic configuration 282. Now 2 means दो electrons is cell में, 8 means second cell, and 2 means outermost cell. And when magnesium get the oxidation, lost 2 electrons like that, magnesium 2 positive, lost 2 electrons. Okay, these 2 electrons are lost, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे, लॉस हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट देयर आर द 2 सेल्स, ये रहेंगे, ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनेगा एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। लेट्स बिकम रिडक्शन। इन रिडक्शन, दैट्स वन इज द क्लासिकल कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट इज क्लासिकल कंसेप्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यदि हम हाइड्रोजन का एडिशन कर दें, लेट वी टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड टू फॉर्म अमोनिया। नाउ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहां उल्टा होगा, जो हमने ऑक्सीडेशन में पढ़ा था बिल्कुल उसका अपोज, वो हमारे पास रिडक्शन में होगा। नाउ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द रिडक्शन। नाउ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, like we are taking the H2 carbon react and it will form the carbon monoxide. Carbon monoxide and hydrogen both are combined to form a water gas. This is known as the steam and coke. कार्बन तो हम कोक लेके चलते हैं, अगर वाटर गैस का एग्जांपल है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कंबाइंड गिव द वाटर गैस। ओके, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ देखें वाटर की ऑक्सीजन है रिमूव हुई और ये किसके साथ कंबाइन हुई, कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन इसमें से फ्री हो गया। तो दिस इज नोन एज द removal of oxygen and that's is the part of the reductions. Okay, next one parts के ऊपर आते हैं, addition of electropositive elements। वहां क्या था, electropositive elements का removal था, तो CuCl2 react with copper, addition means ऐड हो जाएंगे, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं हो, तो दैट इज द CuCl2 and it will form Cu2Cl2। अगर
इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है कॉपर, हमें क्लियर है, ये इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो ये कंसेप्ट किसका है, रिडक्शन का कंसेप्ट है। एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ FeCl3 रिएक्ट विद हाइड्रोजन। ओके, नाउ क्लोरीन इज इलेक्ट्रो negative elements and iron is electropositive elements. When react with the hydrogen, then one chlorine is removed and it will form FeCl2 and side product is 2HCl. It means one chlorine is removed, removal of electronegative elements, then it is known as the reduction. Now second concept is electronic concept or modern concept. That the very important concept, that the B concept is very electronic concept. Gain of electron. We are taking the example chlorine. Chlorine have atomic number 17287. It means it have the tendency to gain the one electron. एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इसकी ले सकता है इसमें से, ठीक है। तो क्या होगा कि एक लेगा, तो देखिए हमारे पास 7 है, 2, that the 8 and that the 7. One electron gaining, then it outermost cell have the 8 electrons, 2, 8, 8. After gaining the electrons, chlorine converted into chlorine negative. So chlorine converted into chlorine negative, and this process is known as the reduction. आई होप ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है कि मॉडर्न कंसेप्ट और क्लासिकल कंसेप्ट किस तरह से हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को क्लियर करते हैं। नाउ इफ यू आर टेकिंग द कंपैरेटिव मोड ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इन केस ऑफ द ऑक्सीडेशन डी इलेक्ट्रोनेशन और रिडक्शन में इलेक्ट्रोनेशन। Oxidation, those in which one or more electrons lost by the atom. Reduction, in which one or more electron gained by the atom. Example, loss of electron. Example, gain of electron. We are taking the another example. These are the gain of electron or loss of electrons. तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। जो हमने पढ़ा उसी का कंपेरेटिव एस्पेक्ट है ये। क्लियर है? चलिए, दिस इज द जनरल कंसेप्ट एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट करें उससे पहले हम इसके बारे में कुछ जनरल जानना चाहें कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने रखा NaCl। इन केस ऑफ NaCl, Na get द पॉजिटिव चार्ज और Cl get द नेगेटिव चार्ज। तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। दिस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज ऑन एनी एलिमेंट्स, उसके ऊपर जो चार्ज रिटेन करता है वो एलिमेंट्स गेन लॉस करने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो नाउ व्हाट वी आर स्टडी आर्बिट्री रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें, हमें क्लियर है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम 0, हम ये पढ़ेंगे सभी न्यूट्रल एटम्स जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सेकंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस। मोनो एटॉमिक, ये सिंगल एटम है और इसके ऊपर यदि चार्ज लग जाए तो इसको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयंस। इसके बारे में पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। लाइक दैट हमारे पास H2O है, तो H2O के अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन से इस तरह से बॉन्डेड है। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप मेटल्स, एल्कली मेटल्स हैं, उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का क्या होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका क्या होगा। ये हम जनरल ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज का जो बेसिक टॉपिक हमारा वो ऑक्सीडेशन नंबर है। आप साथ साथ अपनी बुक नोटबुक के साथ नोट्स बनाइए और उनको मार्क कीजिए, और वहां से ये कंसेप्ट आपके लिए परमानेंट है, तो इसलिए नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए। चलिए आ जाते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम्स। न्यूट्रल एटम्स मींस दीज आर दोज एटम्स विच हैव नॉट कटाइन और अनाइन प्रॉपर्टी, बिल्कुल न्यूट्रल हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑल दीज एटम्स हैव द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगी, हमें जीरो मिलेगी। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस की बात करें, मीन्स ये सिंगल एटम है लेकिन इनके ऊपर चार्ज है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, तो जो एलिमेंट के ऊपर चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इसका -2, आयरन का देखें तो +2, टिन का देखें +4, Na पॉजिटिव का +1, S2 नेगेटिव का -2, N3 नेगेटिव का -3। तो ये जो चार्ज है एलिमेंट्स के ऊपर, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, तो जो चार्ज प्रेजेंट होता है वही उसके ऑक्सीडेशन नंबर के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट एस्पेक्ट पे आते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम
कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो उसके लिए हमें तीन कैटेगरी डिवाइडेड की हैं। फर्स्ट कैटेगरी इन होमो एटॉमिक molecules. Homo atomic molecules means like that oxygen, both atoms are same. Nitrogen, chlorine, these atoms have same. तो सेम एटम्स हैं, तो सेम एटम के अंदर आप कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे? इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमो एटॉमिक molecules. सेकेंड कंडीशन है इन हेट्रो एटॉमिक molecules. हेट्रो मीन्स लाइक दैट NaCl, both atoms are different. Okay, HCl, both atoms are different. ये different atoms है, तो that condition is known as the heteroatomic molecules. Molecules in which coordinate bond is present. कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसके अंदर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है सहयोग. क्या होता है इसका मतलब? सहयोग. मतलब जिस बॉन्ड में सहयोग, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. हमने छोटी क्लास में या पीछे जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड. वन इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड के बारे में स्टडी की. लेट्स वी टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl. अब आपको क्लियर है कि Na एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है. तो आयंस के बीच में जो बॉन्ड होता है कटायन और अनायन के बीच में, दैट इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड. सेकंड हमने स्टडी किया है, 10th क्लास में स्टडी किया था, कोवलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड पढ़ते हैं हम? कोवलेंट बॉन्ड स्टडी करते हैं. ठीक है. तो लेट्स वी टेक द एग्जांपल ऑफ H and Cl. क्लोरीन हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन, देन गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड. नाउ थर्ड वन इज नोन एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इसको हमें समझना होगा. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. ये हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे. क्लियर? ये हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. तो ये इसके जुड़ के 8 पूरा करेगा, और ये इसको जुड़ के 8 पूरा करेगा, और वो इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा ऐसे. तो देखो इसके 8 कंप्लीट हुए, इसके 8 कंप्लीट हुए. तो ये हमारे पास जो बॉन्ड बना, दैट इज नोन एज द कोवलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या कर दिया, ये है तो यही लेकिन इसको आगे दे दिया. तो ये जो हुआ है, ये हमारे पास हुआ है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या हुआ है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो आप डोनर है, दिस एटम्स इज नोन एज द डोनर, एंड दिस एटम इज नोन एज द एक्सेप्टर. इसको हम क्या बोलते हैं? डोनर. और अगले को क्या बोलते हैं हम? एक्सेप्टर बोलते हैं. तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तो इसी के हैं, काउंट दोनों जगह होंगे. दैट बॉन्ड इज नोन एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो अब ओजोन को ध्यान से देखेंगे तो ओजोन में आपको ऐसी बॉन्डिंग मिलती है, एंड दैट बॉन्डिंग इज नोन एज द कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड. ओके. एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्या बोलते हैं इसको हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं. आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो. तो दैट द सिंपल पार्ट्स. ओके. तो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कैसे वर्क करता है उसको देखेंगे हम. लेट्स वी स्टार्ट. सबसे पहले लेते हैं इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. होमो एटॉमिक, देखो सब एटम्स सेम, बोथ द एटम्स विच आर कनेक्टेड आर हैव द सेम. तो इन केस ऑफ द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0. तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा. सेकंड लेते हैं हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास तीन कंसेप्ट हमें ध्यान रखने होंगे. इन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1. ये ध्यान कैसे, याद कैसे रखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ज्यादा उसकी नेगेटिव वैल्यू होगी. लेस होगा तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी विद रिस्पेक्ट टू वन बॉन्ड. यदि एक बॉन्ड है तो +1 -1. सिंगल बॉन्ड के लिए -1 +1. डबल बॉन्ड के लिए +2 -2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2. ट्रिपल बॉन्ड के लिए +3 और -3. चलिए इस रूल को हम समझते हैं किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. लेट्स वी टेक द एग्जांपल ऑफ वन HCl. दैट द एग्जांपल HCl. आउट ऑफ HCl, क्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. हमें पता है क्लोरीन किससे बिलोंग कर रहा है?
16 ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो क्लोरीन हमारे पास कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ठीक है, तो उस कंडीशन में सिंपल सा है कि हमारे पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, -1, क्योंकि बॉन्ड कैसा है, सिंगल। और ये कैसा है हमारे पास, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर +1 आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे पूछे HCl के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो इसके अंदर -1 और क्या होगी, +1। नाउ वी आर टेकिंग द अनदर एग्जांपल H2O। सेकेंड एग्जांपल हमने किसको ले रखा है, H2O का ले रखा है, वाटर का ले रखा है, H2O। तो H2O के इसको कैसे लिख सकते हैं, OH, और ये हमने लिया H। अब इन दोनों में से देखा जाए तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -1, और इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, +1। तो इसके ऊपर अगर पूरा देखा जाए ध्यान से, पूरे वाटर मोलिक्यूल्स में देखा जाए पूरे पे कंप्लीट, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो इस पे +1 और इस पे कितना होगा, -1। इसके रिस्पेक्ट में इस पे +1, इसके रिस्पेक्ट में इतना कितना होगा, -1। तो जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, +1, और जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -2। दोनों को रिस्पेक्ट में कितनी हो जाती है, -2। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर और हम एक पार्ट और लेके चलें, सेकेंड पार्ट, ये हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। किसका लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, CO2। और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे पूछी जाए क्या होगी। देखो लेवी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे हम, सबसे पहले कार्बन का 4 होता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम रखें, और इसके साथ ऑक्सीजन है उसका भी हमने इसके साथ रखा। तो जैसे हमने इसका लेवी स्ट्रक्चर ड्रा किया तो हमने देखा कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है ऐसे, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है ऐसे, 8 पूरे हो गए। और यहाँ देखो ये कार्बन है, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है ऐसे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ स्ट्रक्चर जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड है ऐसे, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हुआ डबल, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हुआ डबल। नाउ ऑक्सीजन किसका मेंबर है, ग्रुप 16 का मेंबर है। ग्रुप हमने जो 16 था उसका मेंबर है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टुलेरियम और पोलिनियम। मैंने बताया था 16 का मेंबर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसके ऊपर बॉन्ड कैसा है, डबल, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, -2। इसके रिस्पेक्ट में कार्बन पे कितना आएगा, +2। इसमें कितना आएगा, -2। इसके रिस्पेक्ट में कार्बन पे कितना आएगा, +3। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुई वो कितनी हुई, -2, और कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुई वो कितनी हुई, +4। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। लेट्स वी टेक द अनदर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं कि हमारे पास HCN ये कंपाउंड दे रखा है, HCN दे रखा है, और हमसे पूछा है कि HCN के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्या होगा। ठीक है, तो HCN के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसिबल है, उस पॉइंट को लेकर हम चलते हैं और उसको हम देखते हैं क्या बन सकते हैं हमारे पास। अगर हम इसका लेवी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कार्बन है, कार्बन का हमारे पास पता है 4 होता है, तो हमने कार्बन का 4 लिखा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 5 होते हैं, तो हमने नाइट्रोजन के इस तरह से 5 लिए। और एक इसके साथ क्या मौजूद है, हाइड्रोजन। तो देखो इनके बीच में ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो सिंगल बॉन्ड, और इसके बीच में हमारे पास कैसा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसको देखो नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन 15 का मेंबर है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसमें कितना आएगा, -3, और इसका कितना आएगा, +3। हाइड्रोजन के ऊपर कितना होता है, +1, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ कितना आएगा, -1। नेट निकालेंगे तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1 होगी। ठीक है, और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी आएगी, +3, -1, नेट कितनी आएगी, +2। और अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, -3 आती है। तो इस तरह से हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं। ईच एलिमेंट्स हैव द सच टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं मॉलिक्यूल्स इन विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट। अगर कोई मॉलिक्यूल्स है और जिसमें कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऑलरेडी वी हैव टू डिस्कस। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, उस केस में हमारे पास क्या कंडीशन होगी। तो केस 1 लेते हैं, कहते हैं यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी कैसी है, 0 है, तो ऐसी कंडीशन कौन सी होती है, होमो एटॉमिक कंडीशन होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, बोथ सेम है, तो जो डोनर एटम है और दूसरा एटम कैसा होता है, एक्सेप्टर एटम होता है। केस 2, अभी हम समझेंगे इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट इक्वल टू 0, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ऐसे एटम्स होते हैं हमारे पास हेटेरोएटॉमिक, जैसे HCl। HCl के केस में अगर हम ध्यान से देखें
तो ये क्लोरीन नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। दैट कंडीशन इज नोन एज द हेटेरोएटॉमिक कंडीशन। बट इन केस ऑफ द होमोएटॉमिक कंडीशन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोथ हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो वहाँ डेल नोट की डेल इलेक्ट्रॉन चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कितनी आती है हमारे पास, जीरो आती है। और यहाँ दोनों की अलग अलग वैल्यू है, तो नॉट इक्वल टू जीरो आएगी। तो इसमें ए डोनर एटम होगा, बी एक्सेप्टर एटम होगा। अब ए डोनर और एक्सेप्टर का क्या रोल है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, डोनर और एक्सेप्टर का ये कंडीशन है। कहता है इफ डोनर एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए क्या है, डोनर है, और बी क्या है, एक्सेप्टर है। ये इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये डोनर एटम, ये एक्सेप्टर एटम। ठीक है, तो कहता है ए जो है, इफ डोनर एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्सेप्टर एटम, तो जो एक्सेप्टर होगा उसके ऊपर -2 आएगा और डोनर के ऊपर क्या आएगा, +2 आएगा। क्लियर है, मतलब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और ये हमारे पास कैसा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। क्लियर होगा पॉइंट। ऐसे ही कहता है कि यदि कंडीशन चेंज कर दी जाए, तो डोनर एटम क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्सेप्टर एटम, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम दोनों की कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना होगा। ये दोनों कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, और जो हमें आगे चल के काफी एस्पेक्ट्स को समझाने का काम करती है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगले कंसेप्ट के ऊपर हम चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे। और उस जो अभी हमने किया, उस कंसेप्ट को हम ध्यान से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने ये लिया, हमने NO2। तो देखो यहाँ हमारे पास दैट इज नोन एज द डोनर एटम, ओके, एंड दिस इज नोन एज द रिसेप्टर एटम, ये रिसेप्ट करने वाला एटम। तो उसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, यदि रिसेप्टर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, -2, और डोनर पे कैसा चार्ज आएगा, +2। क्लियर हो गया। बाकी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसके ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास किसका है, 16 का है, ये 15 का है, तो इसके ऊपर कितना आएगा, -2 चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, +2 चार्ज आएगा। तो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट यदि हम निकालने की कोशिश करें इस केस में, तो जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर तो कितना आएगा, -2 आएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से हमारे पास कितना आएगा, +4 आएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो। क्लियर है। ऐसे हम बता सकते हैं, एक और तरीका इसको सोल्व करने का, दूसरा ट्रिक मेथड से हम लेते हैं कि जैसे हमारे पास NO2 दे रखा है, ठीक है, तो NO2 हम लेके चलें, तो NO2 के अंदर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको हम x मान लें। ठीक है, ऑक्सीजन का हमें क्लियर है सभी को कि ऑक्सीजन के ऊपर हमारा कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज, अंडरस्टूड है, तो इक्वल टू क्या रखें, जीरो। यदि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो जीरो रखिए, और x हमारे पास कितना आएगा, -4 इजिकल टू जीरो, और x इजिकल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, +4। देखो, जैसे हम किसी मेथड से इसको फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों मेथड्स में हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। तो देखो हमारे पास यहाँ +4 ऐसे वैल्यू आती है, इस तरह से फाइंड आउट करते हैं तो भी हमारे पास +4 की वैल्यू आती है। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, नाउ वी आर टेकिंग द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड में यदि हम बॉन्ड देखें तो किस तरह से बने हुए हैं, तो कार्बन है, कार्बन की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, कार्बन की वैल्यू जो होती है वो 4 होती है, ऐसे हम देखें तो। क्लियर। और ऑक्सीजन की जो वैल्यू है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वो इस तरह से हमारे पास होते हैं। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो देखो यहाँ ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, तो कार्बन के पास कितने हुए, 2 2 2 6, 8 होने चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको कहते हैं कि भी दो बॉन्ड तो तुम इस तरह से बना लो, और दो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा हैं वो किससे जुड़ जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो दो तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया आपस में, और ये दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। तो देखो इसके पास 8 कंप्लीट हो गए और इसके भी 8 कंप्लीट हो गए, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, दिस इज द डोनर एटम, ये हमारे पास क्या हो गया, डोनर एटम, एंड दिस इज द रिसेप्टर एटम। तो अभी हमारे पास रूल था, यदि रिसेप्टर एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यदि डोनर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो अगली वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो।
तो इस कंडीशन में तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, जीरो। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कोवेलेंट बॉन्ड पे। तो कोवेलेंट बॉन्ड के ग्राफ इस पे कितनी है, -2, तो इस पे कितनी आएगी, +2। तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आएगा कि कार्बन जो है उसकी +2 निकल के आ रखी है, और जो ऑक्सीजन है उसकी कितनी आएगी, -2 आएगी। ऑक्सीजन की कितनी है, -2। ठीक है, अब वैसे निकाल के देखें हम, कैलकुलेशन मेथड से निकाल के देखें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में इसकी वैल्यू को हमने क्या माना, x माना है, और ये हमारे पास कितनी है, -2 है। तो ये नेट वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एक्स की इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, +2 आएगा। क्लियर। तो देखो आप किसी भी मेथड से निकालें वैसे हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, HCN। HCN एग्जांपल है, इसके अंदर हम निकालेंगे तो सेम हमारे पास वही फॉर्मूला है। अगर हम सबसे पहले यहाँ देखें, ये डोनर एटम है, ये रिसेप्टर है। डोनर जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर कितना आएगा, -3, और इसके ऊपर कितना आएगा, +3। अब हम बॉन्ड के ग्राफ पे देखें, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डबल बॉन्ड है, तो इस पे कितना आएगा, -2, और इसके ऊपर कितना आएगा, +2। क्लियर। तो और इसके ऊपर देखें हम हाइड्रोजन पे, तो इस पे कितना आएगा, +1, और इस पे कितना आएगा, -1। क्लियर। अब हम नेट इसके अंदर अगर हम निकालें, तो हाइड्रोजन का तो हमारे पास कितना रखा है, +1 है, और नाइट्रोजन का हमारे पास 3, 2, 5 और एक 6, -6 आ रखा है। कार्बन का हमारे पास कितना रखा है, +5 आ रखा है, लेकिन कार्बन का तो +5 आएगा नहीं, तो हमने कहा इसमें कहीं कहीं गड़बड़ की है। चलो हम निकाल के देखें एक बार। एच, इस मेथड से हम चेक करते हैं हमने गलती कहाँ की है, HNC। ठीक है। यहाँ डोनर एटम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ नेट वैल्यू जो है वो 0 आनी चाहिए, हमने -3 रखा। डोनर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो क्या आती है, 0 आती है। तो ये 0 आएगी, तो इसका कितना आना चाहिए, -3, और इसका नेट कितना आना चाहिए, -2 + 2। हाँ, तो ये इसका, हाँ, देखो इसका कितना आएगा, +1 आएगा नेट। ठीक है। इसका कितना आएगा, -3 आएगा नेट, और इसका कितना आएगा, +2 आएगा नेट। अब निकाल के देख लें कितना आता है। HNC के केस में नाइट्रोजन की वैल्यू को हमने क्या माना, x माना हुआ है। तो कार्बन हमारे पास कितना होता है, कार्बन, अब देखो यहाँ हमें क्लियर, वैसे अगर हम देखें तो कार्बन का क्या लेके चलते हैं, +4 लेके चलते हैं, तो वो गलत हो जाता है। हाँ, हाइड्रोजन का हमें क्लियर है, +1 है। ऐसी कंडीशन में फिर हमारे पास यही फॉर्मूला जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि यहाँ डोनर एटम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव 0। तो अब ये हमें क्लियर कट पता लगेगा, कार्बन की इस कंडीशन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हम लेके चलते हैं। और वैसे अमूमन बच्चा अगर मान लो ये फॉर्मूला नहीं होता, तो हम क्या लेके चलते हैं, इसको +4 लेके चलते हैं, जिससे हमारा आंसर गलत आता। तो x इजिकल टू, देखो हमारे पास कितना आ गया, -3 आया कि नहीं आया, तो इसलिए इसका +2 आएगा, इसका -3 आएगा, और इसका +1 आएगा। सेम ओजोन के अंदर आ जाते हैं, तो ये जो डोनर एटम रिसेप्टर एटम दोनों के दोनों सेम है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसमें कितनी हो जाएगी, इसमें भी डोनर रिसेप्टर दोनों सेम है, तो इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम हाइड्रोजन के देखें, तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1 होती है, कभी भी देखें। लेकिन मेटल हाइड्राइड्स के अंदर यदि हाइड्रोजन मेटल के साथ कनेक्टेड हो जाती है, उस कंडीशन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है, -1 हो जाती है, क्योंकि मेटल मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। तो देखो वाटर के अंदर देखेंगे हम, तो यहाँ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल के देखें, देखो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और इस तरफ भी अगर हम हाइड्रोजन लेके चलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर कितना आएगा, -1, और इसके ऊपर कितना आएगा, +1। इसके रिस्पेक्ट में देखें, इसके ऊपर कितना है, +1 है, तो इसके ऊपर कितना है, -1 है। तो ये हमारे पास ओवरऑल स्टेट जो बनी वो कितनी बनी है, हमारे पास -2 की फॉर्मेशन है। लेकिन हम इस केस में देखते हैं, एनएच वाले केस में देखते हैं। इस केस में अगर हम देखें, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है, सॉरी जो सोडियम है और हाइड्रोजन है, ये दोनों एलिमेंट्स हमारे पास जुड़े हैं। तो सोडियम जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसके ऊपर तो +8 आएगी, +1, और इसके ऊपर कितनी आएगी, -1। सेम कैल्शियम वाले केस के अंदर भी हमारे पास +1 और -1 का एग्जाम्पल रहेगा। अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नोट करें, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी होती है, -1 होती है।
ठीक है, तो बाकी कंडीशन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी उसको हम देखते हैं। तो जनरल कंडीशंस ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आती है, -2 आती है। लेकिन अगर हम परोक्साइड में देखें, परोक्साइड मीन्स ऑक्सीजन जो होता है O2 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज आ जाए। कितना आ जाए, -2 चार्ज। इसको बोलते हैं परोक्साइड कंडीशन। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर कितनी आती है, -1 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे H2O2 है, इसके अंदर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। मतलब H2O2 का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो O ये जो ऑक्सीजन सेल्फ से जुड़ गई, तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसके पास ऑक्सीजन के बीच में, दैट बॉन्ड इज नोन एज द परोक्साइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, परोक्साइड बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर +1 होगा। क्लियर, तो यहाँ देखो इसके ऊपर कितना आएगा, -1। इसके ऊपर +1 होगा, तो इसकी रिस्पेक्ट में इसके ऊपर कितना आएगा, -1। तो देखो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू कितनी आएगी, -1 वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है तो दोनों के हिसाब से इस पर कितनी वैल्यू आएगी, इसके ऊपर इसके रिस्पेक्ट में कितनी आएगी, 0 0। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। यदि हम सुपर ऑक्साइड की बात करें, सुपर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ क्या हो, O2 के ऊपर -2 1 चार्ज हो, तो वहां ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी हो जाती है, -1/2 हो जाती है पोटासियम के रिस्पेक्ट में। तो पोटासियम के यहाँ ध्यान रखना है सुपर ऑक्साइड में, जैसे अगर हम देखें तो O2 नेगेटिव हो, सिर्फ O2 क्या हो, नेगेटिव, क्योंकि ये प्लस है। और इसके साथ जो जुड़ेगा वो कितना होगा, -1 का एक ही मेंबर जुड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में -8। ऐसे O3 नेगेटिव, तो यहाँ देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1। तो उस कंडीशन में कितनी हो जाती है, -1/3। तो ये हम ध्यान रखें। ठीक है, विद फ्लोरीन ऑक्सीजन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब 99% ब्रेन में यही रहता है कि ऑक्सीजन की तो कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकती। तो लेकिन ध्यान रखना, फ्लोरीन के साथ जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है और ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वही फॉर्मूला काम आएगा। तो ऑक्सीजन हमेशा कैसा शो करेगी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। जैसे इसमें देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे कितना हो जाएगा, -1। तो इसके ऊपर कितना आएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ऐसे इसके मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इस पे +1 और इस पे कितनी होगी, -1। लेकिन यदि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में देखें तो जो फ्लोरीन है वो हमारे पास ग्रुप नंबर 17 का मेंबर है, 17 का मेंबर है, जो कि मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में इसके ऊपर कितनी आएगी, -1। और इसके रिस्पेक्ट में इस पे कितनी आएगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें -1 आएगी तो इसके ऊपर कितनी आएगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो ऐसे कहता है कि ऑक्सीजन देखो इस कंडीशन में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर ओवरऑल कितनी स्टेट आएगी अपने पास, +2 शो करेगी। और फ्लोरीन के ऊपर हमारे पास कितनी आएगी, -1 आएगी। यहाँ ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो ये हमारे पास कितनी आएगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ये -1 शो करेगा, तो यहाँ हमारे पास कितनी आएगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। और आपस में दोनों एक दूसरे के साथ कैसे शो करेंगे, 0 शो करेंगे। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बता सकते हैं कि हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। एल्कली मेटल्स जितने होते हैं उनके ऊपर सभी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सभी को पता है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। ऐसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो सभी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अंडरस्टूड होता है कि सभी के ऊपर कितनी होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। हेलोजेंस जो होते हैं, हेलोजेंस के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सभी के ऊपर ऑलवेज, क्योंकि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो फ्लोरीन जो है उसमें ध्यान रखने वाली बात है, हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कहीं भी ले जाएं इसको। और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से लेके और +7 तक वेरिएबल करती है। इनमें से किसी में भी निकाल लें आप, स्ट्रक्चर ड्रा करके निकालेंगे तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आएंगे। जैसे ये IF7, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट IF में अगर हम ध्यान रखें तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन के ऊपर तो कितना होगा, -1 होगा, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, +1। तो देखो हेलोजन +1 शो कर गया कि नहीं कर गया। IF7 की बात करें हम, तो IF7, तो I है, इसके साथ F जो है वो कनेक्टेड है हमारे पास, ये सारे F कनेक्टेड है कंप्लीट। हमने सभी में फ्लोरीन जो है इसके साथ क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। तो कितने कनेक्टेड हो गए, 1 2 3 4 5 6। और एक और ले लें, हमारे पास कितने हो गए, 7 हो गए। एक फ्लोरीन जो है उसके ऊपर कितना चार्ज है, -1 चार्ज। तो इसके रिस्पेक्ट में इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +1। तो ऐसे जब इसके साथ जुड़ेंगे तो सातों के ऊपर ओवरऑल आयोडीन के ऊपर कितना चार्ज आएगा हमारे पास, +7 चार्ज आएगा। और ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास, ये फ्लोरीन के ऊपर हमारे पास कितना चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा। तो इस तरह से हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम हेलोजन एटम्स का भी बता सकते हैं। आगे चल के काफी एग्जांपल्स आएंगे हमारे पास। तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन
नंबर, यदि ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करने हो तो किस तरह से हम किसी स्पीशीज का कैलकुलेट करते हैं? तो कैलकुलेट सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट मॉलिक्यूल्स। ये पहचानने का तरीका होता है, सबसे आसान तरीका होता है। इसे हम इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भी किसी के अंदर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो हम किस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all atoms present in the molecule species is always equal to total charge present on that molecules or species। जैसे इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है वो कितना प्रेजेंट है? 0 प्रेजेंट है। तो हम सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें तो वो उनका सम जो है वो 0 ही आना चाहिए, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट सही है। जैसे हमने क्या लिया, H, हमारे पास एलिमेंट दे रखा है, ठीक है, और Cl दे रखा है और O4 दे रखा है। तो हम इसका किसी का भी निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लोरीन का फाइंड आउट किया तो हमें पता है क्लोरीन का -1 आएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ये 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 गुना में -2 आएगा। सभी को क्लियर है? ठीक है। और भी हाइड्रोजन का कितना आएगा हमारे पास? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो इन सब की जो वैल्यू निकाल के हम नेट जो निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा एक सम जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर का ऑल एटम्स का जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स में वो हमेशा 0 होना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ HClO4। तो हमने लिया HClO4। हमने हमें पता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1। इसकी कितनी है? हाइड्रोजन की +1। और ऑक्सीजन जो है इसकी कितनी प्रेजेंट होती है? -2। तो नेट रिजल्ट निकालिए कितना आएगा, +1। और ये चलो ओ पहले हेलोजन का फाइंड आउट करके देखते हैं हेलोजन का कितना होगा इसके अकॉर्डिंग। HClO4 इसकी x मानी हमने, और +4 -2, और इसकी कितनी है? +1 = 0। तो 1x - 8 = 0। x कितनी आएगी? +7। तो हाइड्रोजन है इसकी कितनी आई? +7 आई। इसकी कितनी आई? -2 आई। इसकी कितनी आई? +1। नेट निकाल के देखा, नेट निकालते हैं तो ये +1 है, ये कितनी होगी? +7 होगी। ये कितनी होगी? 4 - 2 = 0। तो हमारे पास कितनी आएगी? ऊपर निकालते हैं तो +1 +7, और ये कितनी आई? -8 = 0। तो ये +8 +8 = 0। तो नेट वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई इसकी? 0 पॉइंट आ गई। ऐसे PO4 3 नेगेटिव की हम निकाल के देखें। PO4 3 नेगेटिव, तो फोर्स की वैल्यू हम निकाल लें। x +4 -2, इसके ऊपर चार्ज कितना है? -3, तो -3 रखा हमने। तो x कितना है हमारे पास? -8 = -3, और x हमारे पास आया +5। तो फोर्स की हमारे पास कितनी आई? +5। और ऑक्सीजन के अंदर स्टूड है कितनी होती है? -2। तो निकाल के देखो कितनी आएगा। PO4 3 नेगेटिव, इसकी कितनी है? +5। इसकी कितनी है? -2। तो ये कितना होगा? 4 × -2, और इजिकल टू कितना आना चाहिए? -3। तो निकाल लो। +5 - 8 = -3, तो -3 = -3। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करने का तरीका होता है। तो ये स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं कि हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है वो गलत है या सही है। चलिए, हमारे पास ये एग्जाम्पल दे रखे हैं और इनमें से हमसे पूछिए कि ऑक्सीडेशन नंबर अंडरलाइंड एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसे इसके अंदर अगर हमें सल्फर की फाइंड आउट करनी है तो इसको हमने क्या मान लिया? एक्स। ऑक्सीजन कितनी दे रखी है? 3। एक ऑक्सीजन पे कितनी होती है? -2। हाइड्रोजन कितनी दे रखी है? 2। एक हाइड्रोजन पे कितनी होती है? +1। चार्ज कितना ओवरऑल? 0। तो निकाले 2 + x - 6 = 0। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? एक्स माइनस हमारे पास कितनी बचेगी? 4 = 0, और x कितनी आ जाएगी? +4। ये हमारे पास नेट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें निकालें हम x, ये +2 हो जाएगा। ये कितनी हो जाएगी? -8 = 0। x - 6 = 0, और x हमारे पास कितना होगा? +6। HNO3 में यदि हमने इसको x माना है, इसको 4 माना है, इसको हमने क्या माना है? +1 माना है, तो क्या होगी? 0। x - 3 = 0, और x हमारे पास क्या होगी? +3। इसको हमने क्या माना? x - 6 +1 = 0। x - 5 = 0। x
+5। ऐसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रत्येक एलिमेंट्स के इसके अंदर बता सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल के और बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शंस थी जिनकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को आज हमने जाना, और मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम अलग अलग ग्रुप्स के अंदर लेके चलते हैं। तो कार्बन की -4 से +4, नाइट्रोजन की -3 से +5, फॉस्फोरस की -3 से +5, ये अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास होती है। ठीक है, और ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास पता है कि जो Mn होता है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 करता है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में D5 होते हैं, +2 होते हैं, तो दोनों दोनों लॉस कर दें तो हमारे पास क्या होती है, +7 होती है। इसको हम देख सकते हैं, Mn का एग्जाम्पल लिया तो Mn -2 = 0, तो क्या हो जाएगी, +2 आ जाएगी। ऐसे इसको हम लेके चलें 2x -6 = 0, तो x कितनी आ जाएगी, +3। इसके अंदर x कितनी होगी, -4 = 0, +4। इसमें अगर हम 2x -14 = 0, तो x +7। तो देखो Mn हर जगह अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अगर +2 +3 +4 +7 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास शो कर रहा है, और इस तरह से इस वैल्यू को हम बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्रोमियम को अगर हम ध्यान से देखें तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +6, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या आती है, +6 आती है, और उससे हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरलाइंड एटम दे रखे हैं, इनकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है कि भाई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या होगी। तो ये थोड़े स्पेशल केस हैं जिनको हमें ध्यान रखना होगा। जनरल तरीके से इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वैसे नहीं निकलेगी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है स्ट्रक्चर बेस, और जो हमने फॉर्मूला किया है उस फॉर्मूले के बिहाफ पे। तो एक एक केस को हम समझने की कोशिश करेंगे और हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। स्पेशल केस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे पास कंपटीशन में पक्का क्वेश्चन आता है। जैसे H2SO5, इस केस को ध्यान से देखें तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ऐसे डेवलप होगा। अब इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं तो देखो ये कितनी होगी, -2, तो इसके रिस्पेक्ट में सल्फर कितना होगा, +2। ये -2 तो इसके रिस्पेक्ट में कितना होगा, +2। ये -1 होगा तो इसके रिस्पेक्ट में +1, ये -1 तो इसके रिस्पेक्ट में +1। तो सल्फर की अगर हम देखें तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितनी आई है, +6 आई। क्लियर, और भी ऑप्शन और इनकी तो निकाल पा रहे हैं आप लोग। यहाँ ऑप्शन -1 है तो यहाँ कितनी हो जाएगी, +1। यहाँ -1 और यहाँ +1 है तो यहाँ कितनी हो जाएगी, -1, रिस्पेक्ट में क्या होगी, 0। तो यहाँ ध्यान से देखें तो जो सल्फर है उसकी तो कितनी है, +6 है। हाइड्रोजन है उसकी कितनी है, +1 है। और ऑक्सीजन जो है उसमें से दो ऑक्सीजन की तो -2 है, और बाकी जो ऑक्सीजन है एक हमारे पास यहाँ है, दो, तीन। तो जो तीन ऑक्सीजन है उनके हमारे पास कितनी है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और वैसे अगर तुम फॉर्मूले से इसको निकालते इस तरह से, H2SO5, जैसे अमूमन बच्चे निकालते हैं, इसको x मान लिया, इसको तुम क्या मानते हैं, 10, और इसको फिर तुम मानते +2 = 0, और x = +8 आंसर आता तुम्हारा। और आना चाहिए कितना, सल्फर का, +6। तो इसलिए ये मेथड यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। तो स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड एप्लीकेबल करके, और यहाँ हमने क्या कर लिया, सभी ऑक्सीजन का -2 मान लिया। बल्कि देखा जाए तो दो ऑक्सीजन का तो क्या होता है, -2 होता है, और तीन ऑक्सीजन जो है उनके ऊपर कितना आता है, -1 आता है, तब नेट हमारे पास +6 आता है। वेरी इंपॉर्टेंट केस है। ऐसे ही अगर हम इसके अंदर निकालेंगे तो हमारे पास जनरल मेथड से यदि तुम फाइंड आउट करो H2SO8, तो क्या आएगी इसकी, 2x -16 और +2 = 0। तो 2x और हमारे पास 14 = 0, और x = 14/2 = +7। अमूमन बच्चे बताएंगे जी सल्फर की जो है ना +7 होती है। स्ट्रक्चर से निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ हमारे पास क्या है, -2, तो यहाँ हो जाएगा +2। यहाँ क्या है, -2, तो यहाँ हो जाएगा +2। तो -1 और यहाँ क्या होगा, +1, -1, यहाँ क्या होगा, +1। देखो सल्फर जो है वो +6 के ऊपर है यहाँ। इस वाले केस में -2, -2, और यहाँ हमारे पास क्या होगा, +2, -2, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, +2, -1, और यहाँ क्या होगा, +1, -1, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, +1। तो देखो 2 2 4 2 6, तो यहाँ भी सल्फर हमारे पास +6 शो कर रहा है। लेकिन ऑक्सीजन देखो,
चार ऑक्सीजन तो ऐसी हैं, चार ऑक्सीजन तो ऐसी हैं जो -2 शो कर रही हैं, 1 2 3 4। बाकी चार ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, चार ऑक्सीजन ऐसी हैं जो कैसा शो कर रही है, -1 शो कर रही है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये पार्ट हमें ऐसे CRO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। तो जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, तो उस केस में हम देखें तो इसके ऊपर कितना है, -1 है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसमें कितना आएगा, +1, -1, +1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, और यहाँ कितना आएगा, +1, -1, यहाँ +1, -2, और यहाँ कितना आएगा, +2। तो देखो 4 और 2 6, तो क्रोमियम का कितना आएगा, +6 आएगा। वैसे निकालोगे, जिसको हमने x माना =0 10, x कितना आएगा, +10, जो कि 100% गलत होगा। और देखा जाए तो क्रोमियम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +6 होती है, और चार ऑक्सीजन का अलग अलग। ऐसे ही हमारे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ध्यान से देखें आप लोग, तो सोडियम पे +1 चार्ज होगा तो ऑक्सीजन पे कितना होगा, -1 होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो, इसके रिस्पेक्ट में तो यहाँ तो हमारे पास क्लियर हो गया। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर कितना होगा, -1, और इसके ऊपर कितना हो जाएगा, +1, -2, +2, -2, +2। और यहाँ हम देखें इनका सेम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या हो जाएगा, 0 0। और इसके रिस्पेक्ट में -2, तो यहाँ +2, यहाँ -2, +2, -1, +1, और यहाँ +1। इसका +1 होगा तो इस ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर है ना, इस ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा, -1। शायद पिछले स्ट्रक्चर में हमने एक पॉइंट और देखना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ पीछे वाले को एक बार जरूर देखेंगे हम। तो यहाँ ध्यान से देखें, तो हमारे पास जो ये ऑक्सीजन है, कितनी ऑक्सीजन इन पे, -2 है, तो इसमें इस पे -2 हो गया, -2, -2, -2, -2, -2। और यहाँ जो हाइड सोडियम है उसके ऊपर तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन है, उनके ऊपर -2 है। और सल्फर कितना हो गया हमारे पास, +2, +2, +1। इसके रिस्पेक्ट में क्योंकि दोनों सेम है तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास कितना होगा, 2 और 2 4 और 1 5। तो सल्फर की हमारे पास कितनी शो करी, +5, यहाँ +2, +2, +1। तो यहाँ भी सल्फर की कितनी शो कर रही है, +5 शो कर रही है। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। एक पीछे वाला केस हम थोड़ा सा रिवर्ट करते हैं। इसमें हमने एक गलती की है, उसको एक बार थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास -2, -2, तो यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ -1, तो यहाँ +1। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ +1 है, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ -1 आएगा। हमने गलती की थी, उसको एक बार सुधार लेंगे। इस पे 0, इस पे 0, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -1, यहाँ +1, और यहाँ +1। तो इसके रिस्पेक्ट में -1 आएगा। तो हमने कहा था मन की ऑक्सीजन जो है ना उनका कितना रहेगा, तो ये देखो -2 वाली 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 जो है -2 ऑक्सीजन स्टेट के रहेंगी। और जो दो ऑक्सीजन है उनके ऊपर कितना चार्ज होगा, इसके रिस्पेक्ट में, सेल्फ के रिस्पेक्ट में 0 होगा। लेकिन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके रिस्पेक्ट में इस पे -2 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, +2। इसके रिस्पेक्ट में इसमें कितना आएगा, -2, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ कितना आ जाएगा, +2। सेल्फ का 0 आएगा, इनके रिस्पेक्ट में सिंगल बॉन्ड है, सॉरी सिंगल बॉन्ड है तो -1 और +1, और -1 और +1। तो जो ऑक्सीजन जिनके ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी संख्या कितनी हुई है हमारे पास, 1 2 3 4 5। और देखिए 6 ऑक्सीजन जिन पर -2 है, और जो ऑक्सीजन जिनके ऊपर -1 है उनकी संख्या हुई 2। तो गलती नहीं करेंगे, मैंने कंसेप्ट में कहीं कंफ्यूजन किया यहाँ। ऐसे सेम -2, +2, -2, +2, -1, +1, -1, +1, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में +1, -1, ये होगी +1, और ये हो जाएगी -1। क्लियर। और आपस में इनके रिस्पेक्ट में खुद का कितना होगा, 0 होगा। ऐसे हम फाइंड आउट करके इस वैल्यू को नेट फाइंड आउट करके बताएंगे कि क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटी है। ऐसे ही अगर हम CaOCl2 के अंदर निकालें, तो यहाँ कैल्शियम के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, OCl नेगेटिव पूरी वैल्यू के ऊपर -1, और क्लोरीन पे -1। ऐसे ही Fe3O8 के अंदर दो अलग अलग कंपाउंड की निकलती है।
FeO की अलग निकलती है और Fe2O3 की अलग निकलती है। तो यहाँ अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इसकी, तो यहाँ देखो क्या होगा, कैल्शियम की तो कितनी आएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। और जो OCl नेगेटिव पार्ट होता है वो सारे की OCl नेगेटिव की हमारे पास कितनी चलती है, -1। और क्लोरीन जो होता है उसकी कितनी होती है, -1। ऐसे फाइंड आउट करते हैं इसका हल। ऐसे इसके अंदर इसको दो टुकड़ों में डिवाइड करके निकालेंगे। तो इसकी तो हमारे पास एक्स वैल्यू निकालो, -2 इजिकल टू कितनी होती है, एक्स इजिकल टू +2 आएगी। और इसके अंदर निकालोगे तो 2x -6 इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू हमारे पास क्या आती है, +3। तो इसकी आती है +3 और इसकी आती है +2। मतलब आयरन 3 है, 3 आयरन में से एक आयरन तो शो करेगा +2, और जो 2 आयरन है वो शो क्या करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। आई होप ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा। Ki3 अगर हम निकालेंगे तो Ki3 में ये आयोडीन है, ये आयोडीन नेगेटिव है, ये आयोडीन है। तो अगर Ki3 के अंदर हम तीनों की निकालते हैं, 3 आयोडीन की निकालते हैं, तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दो के ऊपर हमारे पास क्या आता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट करके निकालते हैं। ऐसे ही अमोनियम नाइट्रेट केस में ये स्पेशल केस है, इसके ऊपर तो +1 चार्ज होता है और इस वाले हिस्से के ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज होता है। तो यदि तुम यहाँ हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करो तो x +4 इजिकल टू कितनी आएगी, +1। x इजिकल टू +1 -4 इजिकल टू -3। तो यहाँ तो नाइट्रोजन की आएगी -3, लेकिन इस वाले केस में x -6 इजिकल टू -1, x इजिकल टू -1 +6 इजिकल टू +5। तो यहाँ दो नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन अपनी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। कंसेप्ट, आई होप ये कंसेप्ट हमारे पास क्लियर होगा। ये जो I3 नेगेटिव, इसके ऊपर तो +1 चार्ज होता है, पूरे के ऊपर कितना आता है, -1 आता है नेट। -1 क्यों आता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन -1 पार्ट रखती है और इन दोनों के साथ कनेक्टेड होती है। तो सारे के ऊपर हम नेट जो है -1, और इसके ऊपर क्या लेके चलते हैं, +1 लेके चलते हैं। तो ये हम ध्यान रखेंगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते वक्त। ऐसे हमारे पास ये कंपाउंड है, इसकी स्ट्रक्चर बेस्ड ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है हमारे पास, आप निकाल लें। जैसे इसके ऊपर -2 आएगी तो इसके ऊपर कितनी आएगी, +2। तो ये -1 होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी, +1। ठीक है। कार्बन कार्बन की सेल कितनी होगी, 0 होगी। तो हमारे पास देखा जाए तो यहाँ कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है पहले वाले केस में, तो ये तो कितनी बनी, +3। इस वाले केस में देखो हाइड्रोजन +1 है तो यहाँ कितनी होगी, -1। यहाँ +1 है तो यहाँ कितनी होगी, -1। यहाँ +1 है तो यहाँ कितनी होगी, -1। तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी हमारे पास, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, -1 तो यहाँ आ रखी है -3। और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास जो निकल के आई वो +2, और भी +1 +3। तो यहाँ +3 और यहाँ हमारे पास कितनी आई, +4। ऐसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बता सकते हैं इन कंपाउंड्स के अंदर, कि इस तरह से इसकी फाइंड आउट होगी। कहता है इसमें से बताइए, नाइट्रोजन हैज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इन, किसके अंदर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर किसके अंदर मिलेगा, किस नाइट्रोजन के अंदर मिलेगा, कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास किस में होगा, फ्रैक्शनल स्टेट में। हम सभी का कैलकुलेट करके देखेंगे। जैसे ये पहला केस है तो NH4 पॉजिटिव है, तो इसके हमने क्या माना, x माना। तो ये +4 है तो ये हमारे पास +1, x इजिकल टू कितना है, -3। तो ये तो नहीं होगा। अब इस केस में हमने निकाली N2F2, तो इस केस में हमने क्या निकाला, 2x। और फ्लोरीन के ऊपर -1 हो तो -2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 2/2 इजिकल टू +1। ये भी नहीं होगा। अगर हम N2O4 के अंदर निकालें, N2H4 में निकालें, तो हमारे पास कितना होगा, 2x +4 इजिकल टू 0। और भी हमारे पास कितना होगा, 2x, 4 को उधर ले जाएंगे तो -4, और x इजिकल टू 4/2। तो हमारे पास -2, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड पे आते हैं हम, HN3। तो इसमें हमने नाइट्रोजन की फाइंड आउट करनी थी, हमारे पास 3x। ठीक है। और ये हमारे पास कितना होगा, +1 इजिकल टू 0। तो 3x है तो इसको इधर ले जाओ तो -1, और x इजिकल टू कितना होगा, -1/3। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इस तरह से हम इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास फ्रैक्शनल होगा। अब हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। इसके अंदर CH2 Cl2 और CCl4 दोनों के अंदर बताइए किसके अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। अगर हम बात करें, हम इसके अंदर बात करें तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बताइए। तो हमारे पास है CH2
Cl2। तो यहाँ हमने x मान लिया, तो ये हमारे पास कितना होगा, +2, ये हो गया -2 इजिकल टू 0। तो x कार्बन की वैल्यू यहाँ क्या है आपकी, 0 आ सकती है। तो हमारे पास सभी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम CCl4 में जाएंगे तो इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू -4 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू +4। ये कंडीशन कॉमन रखी है, ये सेकंड ऑप्शन के अंदर बनी हुई है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर सभी के ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करके, और इसके अंदर हम बता सकते हैं किसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी। चलिए, द सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑल द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज, कितना होगा। हमारे पास ये कंपाउंड दे रखा है और इसकी सम बताना है, सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑल द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज, तो सभी कार्बन एटम्स को बतानी है। तो C6H5CHO, तो इसके अंदर अगर निकालें हम इसकी, तो ये हमारे पास क्या है, 6x है, ठीक है, +5 हो जाएगा। इस कार्बन को तुम x मान लो, इसकी +1, इसकी कितनी हो जाएगी, -2। तो इस तरह से करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, सभी का सम्स कितना आएगा वैसे निकालने। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। ऐसे हमारे पास एक, अब रिएक्शंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M1 चेंजेस फ्रॉम, कितने से कितने में चेंजेज हुआ है। तो यहाँ M1 की वैल्यू देखें हम, तो यहाँ क्या है, +4 है, और यहाँ क्या होगी, +3 होगी। तो +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कहाँ हो रखी है, फोर्थ ऑप्शन के अंदर होगी। क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे जिनके हमने ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड करी। तो आज हमने ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड आउट करने का प्रोसेस देखा है, और अगले लेक्चर के अंदर हम अगले टॉपिक को करेंगे, साथ में हम इसके ऊपर कुछ और भी प्रॉब्लम्स लगाएंगे, ताकि हमारे जो कोर कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आई होप कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।